फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियोलो एकेडमी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 दैट इज लो इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था हमारा आर्टिकल 12 और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और प्रोविजंस। उनको देखने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता फ्रॉम प्रियल एकेडमी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे कि आर्टिकल 13। इसके पहले हम टाइटल को भी समझते हैं कि लो इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले इसमें यूज किया गया है कि फंडामेंटल राइट। इस आर्टिकल में जो भी कुछ बात होगी, ओके, वह केवल और केवल हमारा पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट, केवल पार्ट थर्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स पर ही वो अप्लाई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के और किसी भी प्रोविजन के लिए वह अप्लाई नहीं होगी, केवल पार्ट थर्ड को छोड़कर। ठीक है, देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। 13 कहता है कि ऑल लॉ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, immediately before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। देखिए क्या क्या चीजें इसमें समझनी है। इसमें पहले सबसे पहले हमको समझना है लो इन फोर्स, ठीक है, इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए ऑल लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले वही समझनी होगी। देखिए दो डेफिनेशन है जो कि इसी पार्ट के क्लोज 3 में दी गई है, उन आपको आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ आप फोकस रखिए लो की डेफिनेशन। लो की डेफिनेशन में क्या बताया गया है, देखिए लो की डेफिनेशन बताई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि लो हर उस ऑर्डर को, हर उस ऑर्डिनेंस को, हर उस बाय लॉ रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज तक को भी लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज थर्ड थर्ड में लॉ की डेफिनेशन जो दी गई है उसमें ये बताया गया है कि लॉ में कोई भी ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब भी हमारे जो पार्लियामेंट होती है उसमें हाउसेस जब हमारे उस सदन में नहीं होते, तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब नीडेड होती है नेसेसरी कंडीशंस में, प्रेसिडेंट हमारा कुछ समय के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करता है। ठीक है, उसको हम एक लॉ पास करता है, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय रोल रूल्स रेगुलेशन सभी आप जानते हैं, नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज, ठीक है, ये सभी लॉ होंगे बट हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले वह इंडियन टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बाहर का लॉ, नहीं, इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि फोर्स ऑफ लॉ, जिसके पीछे लॉ की फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कस्टम एंड यूसेस, बहुत सारे कस्टम एंड यूसेस होते हैं, हमारे घर के रीति रिवाज होते हैं, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, क्या हमें ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स को कैसे कैसे उसका रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे जो कस्टम एंड यूसेस होते हैं, सब लोग होंगे अगर उनके पीछे लॉ की फोर्स है। लॉ की फोर्स का मतलब कि अगर आप किसी भी कानून को, किसी भी ऑर्डिनेंस को, किसी भी नोटिफिकेशन रेगुलेशंस, इन सबको अगर आप तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने के पीछे आपको एक लॉ की फोर्स है कि मतलब आपने लॉ को तोड़ा है। इन सबको तोड़ा है तो ये माना जाएगा कि आपने किसी भी कानून का वायलेशन किया है और उसके अगेंस्ट कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है। मींस वो रूल्स, वो ऑर्डिनेंस, वो रेगुलेशन, वो बायलॉ, वो सब चीज कस्टम एंड यूसेस, वो सब हमारे लॉ की डेफिनेशन में आएंगे अगर उनको तोड़ने पर हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी भी कस्टम यूसेज इन सबको तोड़ने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारा कोई भी प्रोविजन ऐसा है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते उनके अगेंस्ट, तो वह लूप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि आईपीसी है, आईपीसी में चोरी करना है, ठीक है, चोरी करना है, आईपीसी के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, नहीं दिया होता अगर, ठीक है, आईपीसी के अंदर अगर हमारा प्रोविजन नहीं होता, चोरी कर ली बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, एक सोसाइटी का हम देखें मोरालिटी की, उससे बुरी बात है। लेकिन अगर हमारा आईपीसी के अंदर प्रोविजन नहीं होता कि चोरी करना एक ऑफेंस है, अगर चोरी करोगे तो कोर्ट में जाओगे और इतनी सजा तुम्हें मिलेगी, तो वह लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। बट चोरी करना एक अपराध है जिसके अगेंस्ट आप पर केस चलाया जा सकता है, आप जेल जा सकते हो, आपके खिलाफ केस किया जा सकता है, तो वह लॉ होगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, लॉ की डेफिनेशन में वो सब रूल्स रेगुलेशन कस्टम यूसेज वो सब वो आएंगे जिनको तोड़ने पर हम कोर्ट में जाकर उस तोड़ने वाले के खिलाफ हम केस कर सकते हैं, वह लॉ की डेफिनेशन में गिरेगा। अब देखिए लॉ इन फोर्स, वही चीज पीछे हमने पढ़ा था, लॉ फोर्स ऑफ लॉ, अब लॉ इन फोर्स देखिए क्या होता है। लॉ इन फोर्स होता है कि इंक्लूड लॉ पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी लॉ हमारा लेजिस्लेचर ने बनाया है और लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, मीन्स जो सदन में बैठ के सारा प्रोसीजर होता है, बिल रखना है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, लेजिस्लेचर ने बनाया है या फिर किसी और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जिसको लॉ बनाने की पावर है, जो लॉ और कानून बना सकती है, या फिर किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लॉ बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, या फिर किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लॉ बनाया है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन टेरिटरी के अंदर रहते हुए, बाहर का कोई नहीं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था 1950, उसके बनने से पहले लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, जिसको पहले से खत्म ना किया गया हो, वह चल रहा हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कोई भी लॉ जो कि 1950 से पहले खत्म ना हो, वह कानून चल रहा हो, okay, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area, ठीक है, या फिर वह लॉ को ना तो रिपील किया गया हो या फिर उसका कुछ भी एक पार्ट, पूरा पार्ट या फिर कुछ भी पार्ट जो कि मीन्स चल रहा हो, ठीक है, मीन्स रिपील ना किया गया हो उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा ही कोई एक्ट, वह चलता हुआ होना चाहिए, वह लॉ इन फोर्स के डेफिनेशन में गिरेगा। अब देखिए मोटा मोटा में बताती हूँ आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो भी कोई पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, ठीक है, हमारे सदन में कोई भी अगर कानून बना हो या फिर कोई भी कानून अगर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया हो भारत की टेरिटरी के अंदर, कॉमन सेंस वाली बात है, भारत की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, और वो लोग अभी चल रहा है, उसका कुछ भी पार्ट या फिर पूरा लो अभी खत्म ना हुआ हो, रिपील्ड ना हुआ हो, ठीक है, तो वह हमारा लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन में गिरेगा, मींस वह रनिंग में होना चाहिए, वह चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो खत्म नहीं किया गया, खत्म हो गया होगा वो तो उस लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, वह चल रहा था, ठीक है, तो वो लॉ की डेफिनेशन में गिरेगा, तो लॉ और लॉ इन फोर्स याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने वही क्लोज फर्स्ट पर, इसमें देखिए ऑल लॉ इन फोर्स, तो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी कुछ लॉ होगा वह फोर्स में होना चाहिए भारत की टेरिटरी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले, राइट, so far as they are inconsistent with the provision of this part, अगर वह जिस हद तक, ठीक है, मीन्स एक इस तरह से समझिएगा, देखिए
कि कोई भी हमारा लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है हमारा 1950 में। 1950 से पहले कोई भी अगर कानून हमारा चल रहा है, ठीक है, कानून चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, वह कानून चल ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारा आया है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये वाला लॉ पूरा या फिर इसका कुछ भी पार्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद दिस प्रोविजन हो, ठीक है, तो वह पूरा या फिर जिस हद तक वह इससे इनकंसिस्टेंट जाता है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, उस हद तक उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ में आया? देखिए इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, ठीक है, सपोज कीजिए ये ए लो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चल रहा है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक। अब इस लो का मीन्स कुछ भी पार्ट, कुछ भी इसमें प्रोविजन अगर ऐसा दिया हुआ है जो कि जिसको कि आर्टिकल, जिसको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह चीज नहीं होनी चाहिए और इसमें दिया है कि वह चीज होनी चाहिए, ठीक है, तो वह जो चीज होनी चाहिए वो इसके चाहे एक किसी पार्ट में दिया गया हो या फिर वो पूरे एक्ट में ही दिया गया हो। अगर पूरे एक्ट में दिया गया है कि वह चीज होनी चाहिए बट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है नहीं होनी चाहिए, तो वो पूरा एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और अगर वो किसी एक पार्ट में, किसी एक प्रोविजन में, किसी एक सेक्शन वगैरह में ये लिखा गया है कि वह नहीं होना चाहिए बट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है होना चाहिए, ठीक है, तो वह उस पार्ट को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो वही मोटी मोटी चीज है, और फोर्स में होना चाहिए, भारत की टेरिटरी में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो क्लोज वन है, ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात की गई है, उसको उस पार्ट तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, या फिर पूरा ही अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको पूरे को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड देखिए कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विद विच टेक अवे, मीन्स स्टेट कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे प्रोविजन थर्ड में दिए गए हैं, केवल बात हो फंडामेंटल राइट की, ध्यान रखिएगा यहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, केवल फंडामेंटल राइट्स की है, पार्ट थर्ड की बात है, ठीक है, कि कोई भी अगर कानून बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद की बात है, 1950 के बाद की बात है, कि कोई भी स्टेट, कोई भी कानून अगर हमारा ऐसा बनाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, चाहे वह पूरा कानून हो, चाहे उस कानून का कोई भी पार्ट हो, तो उसको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ हो भी नहीं सकता, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, ना कॉन्स्टिट्यूशन के आने से बाद में। मोटी मोटी बात इतनी ध्यान रखिए। फर्स्ट में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात, सेकंड में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात, राइट। तो यहाँ पर सेकंड में वही बोला गया है कि स्टेट के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा हो, और वह चाहे उसका कुछ पार्ट जा रहा हो अगेंस्ट, चाहे वह पूरा ही एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लोज 3 हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें क्या है, लॉ की डेफिनेशन दी गई है और लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक। क्लोज 4 में क्या बोला गया है कि nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 368, उसके अंदर भारत के हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन कर सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट करती है, संशोधन करती है, तो उस पर आर्टिकल 13 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की क्या पावर है। अब ये जो बोला गया है कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको ये कर, कौन खत्म करेगा भाई?
जो हमारी पार्लियामेंट है वो तो सुप्रीम है, उसने जो बना दिया बना दिया, जो चल रहा है उसको जुडिशियल क्योंकि इंटरप्रेट करती है हमारे लॉज को, तो जुडिशरी हैव पावर टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोई भी कानून जो बन करके आता है उसको इंटरप्रिटेशन जुडिशियल करती है, जुडिशरी करती है, तो जुडिशरी के पास पावर होती है कि उसको वो स्टक डाउन कर सकती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आर्टिकल 13 इन फैक्ट प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। कि भारत में भारत में स्टेट लेजिस्लेशन कोई भी कानून बनाती है, चाहे वह पास्ट में बना हो चाहे वह फ्यूचर में बना हो, हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो जुडिशरी इसको स्टेप डाउन कर देगी, उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, जुडिशरी के पास पावर होती है। उसको ही बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसको ही बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू कि कोई भी अगर एक्ट बना हुआ है उसको जुडिशरी हमारी चेकआउट करेगी किसी भी केस के जरिए फिर या फिर कैसे भी, उसको अगर लगता है कि ये प्रोविजन या फिर इसका कुछ पार्ट और जो प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो जुडिशरी उसको खत्म कर देगी, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नेक्स्ट देखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कंफेयर टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 32। देखिए 32 में बात होती है सुप्रीम कोर्ट की और 226 में बात होती है हमारी हाई कोर्ट की। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास होती है हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर। राइट, समझ में आया जुडिशियल रिव्यू में? मोटा मोटा एक बार और देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि अगर किसी भी मींस प्रोविजन को अगर जुडिशरी को लगता है कि दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो जुडिशरी हैव पावर ओके टू declare that act, provision or any part of that provision void. नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। राइट, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि कुछ भी चीज का इफेक्ट, अगर आज हमारा कोई भी कानून आया है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से मत समझिए, तो थोड़ा वाइट लेकर देखिएगा, समझिए कि कोई भी कानून अगर हमारा आज कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, आज हमारा लेजिस्लेट हुआ है, कोई भी कानून सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेट हुआ है अगर, तो अगर उसका इफेक्ट पास्ट के किसी ऑफेंस से ना पड़कर फ्यूचर में होने वाले ऑफेंसेस पर पड़ता है तो वह प्रोस्पेक्टिव होता है। सपोज कीजिए कि हमारा पहले सपोज कीजिए अगर हमारा पहले से कोई प्रोविजन चल रहा है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही ले लेते हैं एग्जांपल कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। सपोज कीजिए इससे पहले अगर हमारा ऑफेंस कोई भी हमारा एक ऑफेंस है, अगर वह मीन्स उसको करने पर अगर सजा दी जाती है, ठीक है, और 1950 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस ऑफेंस को करने में सजा नहीं है अगर कोई भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा प्रोस्पेक्टिव में कि उस ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट ना दी जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर दिया है कि चोरी करना, ठीक है, चोरी करना सजा है, थेफ्ट इज ऑफेंस फॉर व्हिच पनिशमेंट कैन बी ग्रांटेड। एक एग्जांपल लेते हैं, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारा बोला गया है कि चोरी करना अपराध नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस, तो क्योंकि ये हमारा एक्ट 1950 से पहले चला आ रहा है, ठीक है, तो चोरी करना यहाँ पर ऑफेंस है, इसके लिए सजा दी जाएगी, यहाँ पर ऑफेंस नहीं है, और यह प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का अगर होगा तो इस कानून के आने के बाद भी इसको सजा दी जाएगी, चोरी करने पर सजा दी जाएगी। 1950 के बाद अगर कोई चोरी करता है तो फिर उसको सजा नहीं दी जाएगी, बट इससे पहले होने वाली चोरी पर सजा डेफिनेटली दी जाएगी, क्योंकि यह डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि फ्यूचर, ठीक है, जो भी कोई कानून हमारा बना है वह फ्यूचर से अप्लाई होगा। वही इसी एग्जांपल से देख लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव।
रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए, ठीक? कि किसी भी ऑफेंस मीन यहीं पर जैसे हमारा है यहाँ पर, अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता कि चोरी करना सजा नहीं है, तो इसको यहाँ पर भी फिर सजा नहीं दी जाती, यहाँ पर भी इसको छोड़ दिया जाता, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, तो यहाँ पर भी इसको छोड़ दिया जाता, क्योंकि अब ये कानून आ चुका है और यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, जिसके अंडर में चोरी करना सजा नहीं है। क्लियर है? तो डॉक्ट्रिनाइट प्रोस्पेक्टिव मींस फॉर इन फ्यूचर और रेट्रोस्पेक्टिव फ्यूचर और पास्ट दोनों। अब देखिए डॉक्ट्रिनाइट प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट केस था जिससे हमारी डॉक्ट्रिन को ओरिजिन हुआ था, उस केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस को हम आगे इसके फैक्ट्स वगैरह समझ के किसी अनदर क्लास में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें भी मोटी मोटी चीज देख लेते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था कि एक तो पॉइंट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव का ओरिजिन इसी से ही हुआ था भारत में। इससे पहले ये अमेरिका वगैरह में चलती थी, बट भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव इसी ही केस से आई थी। और दूसरी बात इसमें यह डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि प्रोस्पेक्टिव कौन सा लो प्रोस्पेक्टिव है, कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव है, ये डिसीजन कौन होगा इसका, ठीक है? तो इसमें ये डिसीजन आया था कि कोई भी अगर जजमेंट आया है, अब ये तो देखो मोटा मोटा देख लीजिए, बाकी आगे हम देखेंगे इसको कि ओवर रूलिंग जजमेंट हम जैसे सभी जानते हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट का अगर आज कोई जजमेंट आया है, ठीक है, आज कोई जजमेंट आया है कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शादी करना पाप है, आज ये जजमेंट आया शादी करना पाप है, ये हमारा कानून चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जजमेंट आ जाता है कि शादी करना पाप नहीं है, तो वो शादी करना पाप नहीं है, इस जजमेंट ने शादी करना पाप है इसको ओवर रूल कर दिया, अब यह नहीं यह माना जाएगा। तो वही चीज है ओवर रूलिंग मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन आते हैं, जितने भी जजमेंट आते हैं, ठीक है, उसमें कि वह रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होगा या फिर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इसका इफेक्ट क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, इसे समझने के लिए कुछ है नहीं, हमने पहले ही सब पढ़ लिया कि आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 13 है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वह प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव मींस आर्टिकल 13 जब से आया है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया है, उससे पहले के जो कानून थे, पहले का कोई अगर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है तो वो ऐसे ही चलता रहेगा और उसको पहले के ही एक्ट के अकॉर्डिंग उसे पनिश किया जाएगा, राइट? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, कोई भी अगर ऑफेंस किया जाता है तो वह आर्टिकल 13 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन बार बार मैं बता रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 13 है, जो इनकंसिस्टेंसी वाली बात है, केवल फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसमें देखिए केस देखिए आर्टिकल 13 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। केस तो देखिए इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में कवर करना उसको क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अपनी मीन्स 2 से 3 वीडियोस में उसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी हमें डॉक्ट्रिन भी पढ़नी है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, तो वो हम एक वीडियो में कवर करना उसको पॉसिबल नहीं है, एकदम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन डंप हो जाएंगी, ठीक है? तो आज हम आर्टिकल 13 के इसी प्रोविजन को पढ़ते हैं और इसको 2 से 3 वीडियो में हम इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे, इसकी डॉक्ट्रिन को कवर करेंगे। तो देखिए ये केस है हमारा केशवानंद माधवानंद मैनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, ये केस है, बहुत ही लीडिंग केस है ये 1951 का। इसमें पूरी डिटेलिंग तो देखिए बहुत बड़ा है ये केस, हम किसी सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मोटी मोटी चीज देखिए कि इसमें केशवानंद माधवानंद प्रेस कंट्रोल प्रेस में काम करते थे और मीन्स इनके खिलाफ
खिलाफ जो पिटीशन थी, ठीक है, वो प्रेस इमरजेंसी पावर्स 1931 था, उसके अगेंस्ट इनके खिलाफ पिटीशन डाली गई थी। राइट, इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक वर्ड को यूज किया था कि रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश। ठीक है, इस वर्ड के खिलाफ कि उन्होंने ऐसा बोला, स्टेट ने उनके अगेंस्ट केस करा और वो केस हमारा चल ही रहा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले का ही वह केस था, वह केस चल ही रहा था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1950 में। ठीक है, अब ये तो कोर्ट में पहुंच गए। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसका जो हमारा आर्टिकल 19 है ना, उसका जो हमारा 19 रूल 1A है, उसमें है कि फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हमारा आर्टिकल है। तो उसमें था कि उसमें इन्होंने बोला कि भाई अब तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गई है, फ्रीडम टू प्रेस हमारे पास है, तो अब तो भाई हमारे पास कोई केस चलना ही नहीं चाहिए। राइट, तो कोर्ट ने इसमें यही जजमेंट दिया था कि क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 13 है वह प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो यह केस जैसे आप पर चल रहा है वह चलता रहेगा। और पहले वाले एक्ट के अंतर्गत ही इमरजेंसी प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 के अकॉर्डिंग ही आपको पनिश किया जाएगा, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का ही आपका ऑफेंस है, तो उसी एक्ट के अंदर ही उनको पनिश किया जाएगा। राइट, तो दिस वाज इनफ फॉर टुडेज क्लास। एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने इसमें देखिए आर्टिकल हमने 13 हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू की, जुडिशियरी के पास कितनी पावर होती है उसको किसी भी लॉ को लेजिस्लेशन को स्टेप डाउन करने की। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव, देखिए ये सारी ही चीजें जो हमने आज पढ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हमने केस पढ़ा है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, और इसमें फिर हमने केशवानंद माधवनंद वाला हमने ये केस पढ़ा। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, बिकॉज एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो डेफिनेटली आई नीड योर कोऑपरेशन। तो बाय बाय।